नमस्कार बेटा, आप सभी को कक्षा 9th का हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका यहाँ टाइटल दिया गया है, शीर्षक दिया गया है स्मृति। स्मृति यानी यादें, वो यादें जो हमारे स्मृति पटल पर यानी हमारे मन और मस्तिष्क पर हमेशा बनी रहती है, जिन्हें हम भूल भी नहीं सकते क्योंकि वो अविस्मरणीय हो जाती है, अर्थात जिन्हें भुलाया भी नहीं जा सकता। ये याद साझा किसने करी है? श्री राम शर्मा ने। यानी इस पाठ के राइटर कौन है? श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा ने हमारे साथ अपने बचपन की कुछ बात और कुछ घटना को हमें परिचित करवाने की कोशिश की है। बेटा, जब हम भी छोटे, बहुत छोटे उम्र में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसकी वजह से हम खुद डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, इस विषय के बारे में अगर माता पिता को पता चलेगा, बड़े भैया को पता चलेगा तो वो हमें डांटेंगे या हमें फटकार लगाएंगे, लताड़ सुनाएंगे और दोबारा हमारा घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो हम उस बात को क्या है, अपने मन में ही छिपा कर रखते हैं। कई बार ऐसी घटना भी आती है कि कई बार हमें झूठ भी बोलना पड़ता है और बच्चे झूठ बोल जाते हैं, बड़े आसानी से बोल जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि एक सच को छिपाने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, फिर उस झूठ को छिपाने के लिए आप 100 झूठ बोलोगे। इससे अच्छा क्यों ना 100 झूठों से एक सच भला, है ना। यहाँ श्री राम शर्मा के साथ क्या घटित हुआ? श्री राम शर्मा और उनका छोटा भाई, छोटा इतना कि श्री राम शर्मा की उंगली पकड़कर चलता है। गांव का माहौल है, गांव में पहनावा आप सभी को पता है कि ऊपर एक कुर्ता होता है, माथे पर एक गमछा बंधा होता है और नीचे धोती पहनी हुई है। ऐसे पहनावे के साथ ये दोनों भाई जो हैं वो उसी रास्ते से जा रहे हैं जिसे गांव की पगडंडी कहा जाता है। पगडंडी यानी ऐसा संकरा रास्ता, यानी जिसे शॉर्टकट कहा जाता है, जिसके द्वारा वो अपने कार्य को अंजाम देने के लिए अपने घर से निकल पड़े थे। समय कैसा था? समय था सर्दी का, यानी शरद ऋतु थी, यानी दिसंबर का आखिरी और जनवरी का शुरुआती समय था। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला का क्या अर्थ है? चिल्ला का अर्थ है एकदम भयंकर, खूब ठंड पड़ रही थी। कैसी ठंड? अंदर तक हड्डियां जो है कंप कपा देने वाली ठंड। ठीक है। 2-4 दिन पूर्व क्या है, बूंदाबांदी भी हो गई थी। आपको पता है कि शरद में मावठ आता है ना, जिसे मावठ कहा जाता है, सर्दियों में होने वाली बारिश। मावठ की वजह से वहां ठंड और ज्यादा बढ़ गई। शाम के समय, कितना समय था, 3:30 या 4 बजे, कई साथियों के साथ मैं यानी श्री राम शर्मा जरबेरी के पेड़ तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा, भाई तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी से घर लौट जाओ। अब मैं तो घर को चलने लगा, मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर इसलिए भी था, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत समय हो गया और घर से निकले हुए मुझे पूरा दिन बीत चुका है, छोटा भाई साथ में है, इसलिए बड़े भाई मेरे को मारेंगे या पीटेंगे, मार का भी डर था। समझ में नहीं आ रहा था भाई कौन सा कसूर कर दिया, कसूर यानी गलती या अपराध। डरते डरते घर में घुसा। अब जैसे ही एंटर हुआ, आशंका, आशंका यानी संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी कि बेर खाने के अपराध में बड़े भाई के सामने पेशी न हो, कि भाई मैं सड़क पर खड़े वहां पे चलते चलते रास्ते में ही जरबेरी यानी बेरटी, जो बेर का पेड़ होता है, बेरटी के बेर जो है वो तोड़ तोड़ कर खाने में लगा हुआ था। तो मुझे ये डर था कि शायद किसी ने शिकायत कर दी और बड़े भैया जो है मुझे इसी अपराध के लिए डांटेंगे या पीटेंगे। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, क्या कहते हैं देखो, जैसे ही हम आंगन में पहुंचे भाई साहब को पत्र लिखते हुए पाया। पत्र लिख रहे थे, यानी अब उन्होंने कोई दूसरा काम करते हुए देखा बड़े भैया को। पिटने का तो जो डर था वो दूर हो गया, यानी अब लग गया था कि भाई पिटाई तो नहीं होगी। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, क्या कहते हैं देखो बड़े भैया, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालो। आपको पता है कि आजकल तो संचार के कई साधन हमारे प्रयोग में लिए जाते हैं। भाई हम व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं, या कॉलिंग भी कर सकते हैं। किसी भी माध्यम के द्वारा हम अपने जो संदेश है उसको आगे प्रेषित कर सकते हैं। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, चिट्ठी पत्री होती थी। चिट्ठी पत्री यानी बड़े भैया किसी चिट्ठी पत्री को अपने छोटे भाई को सौंपते हैं और कहते हैं भाई मक्खनपुर गांव है, उसके डाक खाने में डाल आओ, ताकि जब शाम की डाक निकली जाएगी तो उसके साथ ये डाक भी चली जाएगी और समय पर अपने
स्थान पर पहुंच जाएगी। कहते हैं देखो, तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां चली जाए, ये बहुत जरूरी है। अब जो श्री राम शर्मा है वो क्या कहते हैं, भाई जाड़े के दिन तो थे, उस पर हवा का प्रकोप, यानी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिससे हमें कंपकंपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा यानी मांस को भेद करके अंदर की हड्डी तक को कंपा रही थी, इतनी ठंड थी। इसीलिए हमने देखो अपना बचाव करने का तरीका, कानों को धोती से बांध लिया, धोती बांध दी कानों पे। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध कर दिए। ग्रामीण परिवेश था, माँ खाने के साधन क्या थे, चना, गुड़, चावल। तो कुछ चने जो है वो माँ ने एक पोटली में बांध करके, धोती की पोटली बनाई, वो पोटली में बांध करके दे दी, भाई आते हुए रास्ते में से बुनवाते हुए लाना, यानी आग में थोड़ा सा सिकवा कर ले आना। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। अब बताइए डंडा लेकर निकलने का क्या मायना था, क्या जरूरी था, उद्देश्य क्या था, कि रास्ते में जब जा रहे हैं तो कभी कोई जानवर हुआ या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें अपना बचाव करना जरूरी होता, तो उस समय वो उस डंडे को काम में ले लेते। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उस उम्र में हमें राइफल से भी नहीं थे। राइफल यानी लंबी जो गन होती है, बंदूक। लेखक श्री राम शर्मा कह रहे हैं कि वो डंडा जो है वो बच्चों के खिलौने के रूप में जो राइफल काम में ली जाती है उससे भी ज्यादा हमें प्यारा था, क्योंकि उस डंडे से हमने ऐसे ऐसे काम किए थे जिससे न केवल हमारे जीवन की सुरक्षा हुई, बल्कि उन कामों के लिए हमें जो वीरता का पुरस्कार मिलना चाहिए वो भी मिल सकता था। अब ऐसा क्या काम किया, देखिए इस पंक्ति को यहाँ जरूर रेखांकित कीजिएगा। यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लेखक ने डंडे के लिए नारायण वाहन शब्द का प्रयोग क्यों किया है। नारायण वाहन, नारायण यानी भगवान, भगवान तक पहुंचाने वाला, वाहन यानी व्हीकल, साधन, वाहन, है ना। लेखक कहता है मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन यानी भगवान तक पहुंचाने का एक व्हीकल बन चुका था। क्या, मेरा डंडा। किनको पहुंचाया, भगवान जी के पास, सांपों को। अब रास्ते में चलते आपको पता है सांपों से भी सामना होता था। तो लेखक कहता है कि भाई मैं जिस डंडे को लेकर निकला था वो डंडा जो है कई सांपों को भगवान जी के पास भी पहुंचा चुका था। और क्या काम में लेते थे देखो उस डंडे को। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे, यानी उस डंडे से उस आम के वृक्ष में चोट करके आम को तोड़ा भी जाता था। झुरना यानी तोड़ना। इस कारण वो मूक डंडा, मूक डंडा यानी चुपचाप निर्जीव सा प्रतीत होने वाला डंडा भी, जो निर्जीव सा प्रतीत होने वाला डंडा है, इस कारण वो मूक डंडा भी हमें सजीव सा प्रतीत होने लगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। नारायण वाहन क्यों कहा गया है उसे, क्योंकि उस डंडे के द्वारा उन्होंने कई सांपों को मार दिया था, मृत्यु का ग्रास बना दिया था। और उस डंडे का क्या प्रयोग किया जाता था, लेखक कहता है कि जब आम के पेड़ों पर से आम पक जाते थे तो उस डंडे की सहायता से हम जो है उन आमों को भी तोड़ लिया करते थे। और क्या प्रयोग होता था, तो लेखक बताता है कि कई बार तो ये डंडा जो है ये मूक प्रतीत हो रहा है, चुप सा दिखाई दे रहा है, लेकिन सजीव लगने लगा, यानी बहुत ऐसा लगने लगा जैसे इस डंडे में जान है, ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। क्या कहते हैं देखो, प्रसन्न वदन, वदन यानी चेहरा, प्रसन्न यानी खुश, खुश चेहरे से हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। मक्खनपुर पास का ही कोई गांव था। क्यों जा रहे थे, क्योंकि बड़े भैया के आदेश के अनुसार वो उनके द्वारा दी गई चिट्ठियों को वहां के डाकखाने में डालने जा रहे थे। चिट्ठियों को मैंने अपनी टोपी में रख लिया। आपको पता है कि ग्रामीण परिवेश में सिर जो है वो उसपे एक वो धोती जो है उसको बांध लेते हैं, ठीक है। उस धोती को बांधने के कारण उन्होंने क्या किया, जो बड़े भाई ने उनको कुछ चिट्ठियां दी थी, उन चिट्ठियों को उन्होंने क्या किया, उन चिट्ठियों को उन्होंने जो है अपने जो सिर पे लगी हुई कैप थी, इस कैप के अंदर छिपा कर रख लिया ताकि वो मिसप्लेस ना हो सके, यानी इधर उधर ना हो सके। क्या कहते हैं आगे, वो आगे बताते हैं श्री राम शर्मा जो राइटर है इस चैप्टर के। उन्होंने कहा हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से
4 फलांग दूर कहां तक पहुंच गए? उस कुएं के पास आ गए जहां एक अति भयंकर सांप पड़ा हुआ था। अब देखिए, जब बच्चों को पता चल जाए ना कि ये कुआं खाली है, तो अपनी अपनी क्या आदत है बच्चों की, क्या ये एक मानव की प्रवृत्ति है। खाली जगह होती है ना खूब तेज, उसमें हम चिल्लाते हैं तो वहां इको वॉइस होती है, आपको पता है, वापस उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। बिल्कुल उसी तरह से वहां मक्खनपुर जाने वाले रास्ते में एक खाली कुआं पड़ता था। उस खाली कुएं में लेखक और लेखक के जो साथ वाले साथियों का समूह था, वो आवाज जोर जोर से चिल्लाया करते थे ताकि उनको वापस उसी आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई दे। और जब प्रतिध्वनि सुनाई देती थी तो उनको बड़ा ही आनंद आता था। तो लेखक क्या कहते हैं कि वहां एक कुआं था और जब हमें पता चला उस कुएं के अंदर अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ है। कुआं कैसा था? कुआं कच्चा था। कितना गहरा था? 24 हाथ गहरा, यानी उसकी गहराई भी ज्यादा थी। उसमें पानी नहीं था, सूखा कुआं था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। यानी हम जाते तो उस रास्ते से हमेशा थे, लेकिन हमें सिर्फ 2 महीने पहले ही पता चला था कि इस कुएं में क्या रहता है, एक सांप भी पड़ा हुआ है। तो लेखक कहते हैं कि जब हमें पता चला कि इसके अंदर एक सांप है, तो आपको पता है सांप को भी जब आप छेड़ोगे तो वो इस उसके जो डंक मारने की आवाज आती है, उसके जो फुफकारने की आवाज आती है, वो आवाज भी बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट देती थी, यानी उत्सुकता बढ़ाती थी। क्या कहते हैं देखो, कि मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। ये भी आपका अभ्यास प्रश्न है बेटा, इसको भी रेखांकित कीजिएगा कि बच्चों की मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली को वानर टोली क्यों कहा गया है? वानर टोली, वानर का अर्थ है बंदरों की तरह चंचल, टोली यानी समूह, यानी उन बच्चों का समूह जो था वो बिल्कुल वानर टोली के समान था, यानी बहुत चंचल बच्चे थे। क्या करते थे? चंचल तो हम भी हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए अगर एनोटेशन आपको टीचर का ध्यान नहीं जाए तो तुरंत हम अपनी चित्रकारी दिखाना शुरू कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमारे अंदर चंचलता है। हमें पता है कि अगर ये पॉइंट मैडम से छूट रहा है तो इस पॉइंट का किस तरह से थोड़ा सा गलत फायदा उठाया जाए, और यहाँ पर हम अपनी कारीगरी दिखाना शुरू कर देते हैं। बच्चे भी ऐसे, ये लेखक और उसके साथी साथ वाले बच्चे भी ऐसे ही थे। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही शुरू कर दिया। क्या किया देखो, मक्खनपुर जाने वाली बच्चों की टोली को वानर टोली कहा गया है क्योंकि ये लोग जब भी स्कूल से लौटते तो उस कुएं में हुजकते, हुजकना यानी झांकना, हमेशा उनकी झांकने की आदत थी। सबसे पहले हुजकने वाला मैं ही था, यानी श्री राम शर्मा कहते हैं कि सबसे पहले इस कुएं में झांक कर मैं ही देखा करता था। कुएं में झांक कर एक ढेला ढेला फेंकता, ढेला यानी पत्थर। आपको पता है कई बार ऐसा लगता है कि हमारे शून्य रास्ते से अपन जा रहे हैं, चलते चलते अपने पैर में ठोकर लगी तो या तो कोई बोतल आ गई या कोई पत्थर का टुकड़ा आ गया, तो हम अपनी पैर के ठोकर से उसे और तेज आगे फेंकने की कोशिश करते हैं। और ये हमारे अगर साथ ही साथ में हो तो प्रतिस्पर्धा बन जाती है कि देखते हैं कौन कितना दूर फेंक सकता है इसे, है ना। बिल्कुल ऐसा ही कुछ क्रम लेखक का था। लेखक कहते सबसे पहले कुएं में झांकना भी मैंने शुरू किया और ढेला उठाकर फेंकना यानी पत्थर उठाकर फेंकना, और उससे उस कुएं में जो आवाज आती है उस आवाज को सुनना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि, और यानी खाली कुएं में फिर अपनी बोली यानी जोर से बोल करके अपनी ही आवाज को दोबारा से सुनना, उसका इको वॉइस सुनना, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता था। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा, जैसे ही पत्थर गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई दी, यानी सांप के जो सांप जैसे वहां पे बैठा होता है कुंडली मारकर और जैसे फुसफुसाता है यानी डंक मारने के लिए अपनी आवाज निकालता है, वो आवाज सुनाई दी। अब लेखक को लगा कि यार ये गजब आवाज थी। एक बार सुनाई दी तो दोबारा ढेला फेंका, दोबारा ढेला फेंका तो उसको और मजा आया कि अरे यार ऐसा करने से तो बड़ा आनंद आ रहा है। ये नहीं पता कि वो जो ढेला है वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने की वजह से या तो सांप को भी चोट लग रही है इसकी वजह से सांप फुसका रहा है, या फिर जैसे ही वो ढेला नीचे गिरता है सांप को थोड़ा बुरा महसूस होता है और उसकी वजह से वो सांप जो है अपना बचाव करने के लिए फुसकार कर रहा है। कुएं के किनारे खड़े हम सभी बालक पहले तो फुसकार से चकित हो गए यानी डर गए। उदाहरण देते हैं लेखक, कैसे डरे कि जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह, मृग यानी हिरणों का समूह, यानी समूह हिरणों का जो समूह था, किलोले करता यानी
खुश होकर के उछाले मार मार कर जब भाग रहा होता है, अचानक समीप एक कुत्ते की आवाज को सुनकर एकदम डर जाता है, भयभीत हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से हम भी खुश हो होकर उस कुएं में ढेला फेंक रहे थे, लेकिन जब उसमें से सांप की आवाज सुनाई दी तो तुरंत हमने क्या कर दिया, तुरंत हमने अपने आप को थोड़ा सा डर गए, डरने की वजह से एकाएक हम रुक गए। फिर क्या हुआ, उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला और फेंका और कुएं में से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार की आवाज पर कह कहे लगाए, यानी मजा आ गया। अब तो जैसे ही ढेला फेंकती, सांप के फुसकारने की आवाज सुनाई देती और खूब तालियां मार मार कर हंसती। बेटा मैं यहाँ आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, और ये बात जो है एक मानवीय गुण के रूप में भी आपको अपनानी आवश्यक है। हमारी कई त्योहार आते हैं जिसमें होली और दीपावली मुख्य है। दीपावली पर भी बच्चे क्या करते हैं, अपना मनोरंजन करने के लिए पटाखे की जो लड़ियां होती है वो किसी गाय की पूंछ में या कुत्ते की पूंछ में बांध देते हैं। जैसे ही उसमें तिली लगाते हैं और जब वो पटाखा चलता है, उसी दौरान वो गाय और कुत्ता जो है अपना बचाव करने के लिए खूब तेज भागने की कोशिश करते हैं। उनकी इसी भागदौड़ में या तो सामने से आने वाला कोई व्यक्ति क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन हमें तो हमारा आनंद चाहिए। हमें ये नहीं लगता कि उस जानवर को कितनी पीड़ा हो रही है। होली का दिन है भाई, कहते हैं कि सबसे पहले होली अपने ठाकुर जी को खिलानी चाहिए, पर ठाकुर जी को तो नंबर हम बाद में लगाते हैं। कोई हमसे होली खेलने आया है चाहे नहीं आया है, सबसे पहले गुलाल फेंका, क्या कैसे कि वहां से कोई छोटा सा पिल्ला जा रहा है, पकड़ लिया, उसके ऊपर गुलाल डाल दिया, है ना, या उसको पानी में डुबो दिया, फिर वो भीगा हुआ अपने बाल फड़फड़ाता हुआ नीचे की ओर कूदता है और बेचारा धूप में जाकर के बैठ जाता है। और हमें क्या मिलता है, एक आनंद मिलता है। यानी आप किसी दूसरे प्राणी को दुख पहुंचा करके, कष्ट पहुंचा करके अपना मनोरंजन करते हो, ये बात उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है, ये अनुचित बात है। यही बात श्री राम शर्मा कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमने भी कुछ इस तरह की गतिविधियां की, और इस तरह की गतिविधियों में जो है हमने क्या किया, हमने भी उस सांप की फुसकार सुनने के लिए कई बार उस पर ढेला फेंका, और ढेला फेंकने की वजह से सांप की फुसकार की जैसी आवाज सुनाई देती, हमें बड़ा मजा आता और हम कह कहे लगाते हुए और ढेले उस पर मारते जाते। अब चलिए, लेखक कह रहे हैं कि हमें काम मिला था। काम क्या था, चिट्ठियों को मक्खनपुर डाकखाने पहुंचाना था। गांव से मक्खनपुर जाते हुए या मक्खनपुर से वापस गांव लौटते समय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले फेंका करते थे। ठीक है, मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। ये रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बहुत बड़ा काम समझता था। इसीलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, यानी शाम के समय जा रहे थे 3:30-4 बजे, तो जैसे ही वो कुआं बीच में पड़ा, मुझे फिर से याद आया। क्या याद आया कि भाई कुएं में ढेला तो फेंकना ही है। लेकिन आपको पता है कई बार हम दूसरों को कष्ट पहुंचाने के चक्कर में भगवान भी हमारे साथ पूरा वैसा ही न्याय करता है। जैसा आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हो, कई बार हमारा भी बुरा हो जाता है ना। क्या कहते हैं, देखिए, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की जो हमारी प्रवृत्ति प्रवृत्ति यानी आदत, ये आदत मेरे अंदर भी जागृत हुई। मैं कुएं की तरफ बढ़ा और मेरे छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया। मैं जैसे ही झुका तो मैंने क्या किया, जैसे मृग शावक के पीछे पीछे छोटा मृग शावक, यानी किसी बड़े हिरण के साथ साथ छोटा हिरण जो है उसके साथ साथ ही चलता है, वैसे ही मेरा छोटा भाई मेरे पीछे पीछे चल दिया। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया, यानी एक पत्थर उठाया, और इस पत्थर को क्या किया, उछलकर एक हाथ से टोपी उतारी, यानी अपने सिर पर से उस पगड़ी को मैंने उतार लिया। पगड़ी को उतार करके मैंने क्या किया, ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली गिर गई। अब देखो, बिजली गिरना यानी बहुत बड़ा संकट आना। क्या संकट आया, टोपी के हाथ में लेते ही मेरी टोपी में छिपाई हुई तीनों चिट्ठियां घूमती हुई हवा में चक्कर खाती हुई कुएं में गिर गई। अब जैसे वो चिट्ठियां कुएं में गिरी, क्या हुआ, श्री राम शर्मा के तो होश उड़ गए। यानी उनको बड़ा डर लगा कि अरे ये चिट्ठियां कुएं में गिर गई है, चिट्ठियों को मक्खनपुर डाकखाने पहुंचाना है शाम की डाक के साथ, ताकि चिट्ठियां चली जाए। और ये चिट्ठियां तो अब कुएं में गिर गई, इधर उधर गिरती तो फटाफट उठा करके भी हम ले जा सकते थे। अब जैसे ही कुएं में गिरी, क्या हुआ, लेखक बताता है
कि जिस तरह से घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली लग जाने के कारण तुरंत ही निकल जाती है और वो तड़पता रह जाता है, उसी तरह मेरी चिट्ठियां भी टोपी से क्या निकली, मेरी तो जान निकल गई। उदाहरण दिया है कि जिस तरह से एक हिरण घास खाने में बिल्कुल मग्न है और अचानक शिकारी क्या करता है, गोली मारकर उसका शिकार कर लेता है, उस समय उस हिरण की आत्मा शरीर में से निकलती है और हिरण तड़पता रह जाता है। उसी तरह से लेखक कहता है कि जब मैं उस कुएं में ढेला फेंक रहा था तो मेरा सारा ध्यान उस ढेले की तरफ था। अचानक मेरी सिर में रखी हुई टोपी में जो चिट्ठियां थी वो जैसे ही कुएं में गिरी, मैं तो डर गया। ऐसा लगा मेरी भी अंदर से जान निकल चुकी है। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी, जो घायल शेर होता है वो शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है, वैसे ही मैंने उसको बचाने की कोशिश की, यानी अपने पंजे में लेने की कोशिश की, पर वे तो मेरी पहुंच से बाहर हो चुकी थी। यानी उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं ही झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। यानी मेरी ये हालत थी कि मैं भी अगर कुएं में गिर जाता उन चिट्ठियों को पकड़ने के चक्कर में। अब क्या होता है, अब भाई की हालत बहुत खराब होती है। किसकी? श्री राम शर्मा की। कुएं की पाट पर बैठे, पाट यानी चारों तरफ की चौकी, चौकी बनाई हुई जो बाउंड्री होती है उस पर हम बैठ गए। हम रो रहे थे। छोटा भाई तो डांडे मार मार कर रो रहा था। डांडे मार मार कर यानी चिल्ला चिल्ला कर। कई बच्चों को देखा है आपने, रोते हैं तो ऐसे रोते हैं मतलब तीन पड़ोस के लोग जरूर सुनते हैं कि हाँ आज इस बच्चे के साथ पिटाई हुई है या इसको डांट पड़ी है जब ये रो रहे हैं। डांडे मार मार कर रो रहे थे और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर रो रहा था। यानी मैं आवाज नहीं निकाल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर जो मेरा दर्द था वो आंखों में से आंसू बनकर बाहर निकल रहा था। उदाहरण देता है देखो लेखक कि पतीली में उफान आने के कारण जब ढक्कन जो है अपने आप ही ऊपर उठ जाता है। देखा है कभी मम्मी को दूध गर्म करते हुए, चाय बनाते हुए, जब उसके ऊपर आप ढक्कन लगा दोगे, जैसे ही उस अंदर के लिक्विड में, तरल पदार्थ में उबाल आता है, वो जो ढक्कन है वो अपने आप ही उस द्रव पदार्थ के प्रवाह के सामने, तेज प्रेशर के सामने ढक्कन भी अपने आप ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल वैसे ही लेखक कहता है पानी बाहर टपक आता है, उसी तरह से निराशा और पिटने के भय और डर के कारण मेरे भी रोने का जो उफान था वो अंदर आ रहा था। पलकों के ढकने से भीतरी भावों को रोकने का प्रयास भी कर रहा था, यानी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन फिर भी कपोलों पर आंसू ढुलक रहे थे। कपोलों पर यानी गालों पर, लेकिन फिर भी आंखों में से आंसू गालों पर आकर गिर रहे थे। माँ की गोद याद आती थी। जब अपन किसी परेशानी में होते हैं ना तो तुरंत अपने को पहले मम्मी की याद आती है। चोट भी लगती है ना तो तुरंत मुंह से आवाज भी निकलती है, तो पहला वर्ड यही आता है, अरे माँ, अरे मम्मी। जी चाहता है कि माँ पास आकर मुझे छाती से लगा ले और लाड प्यार करके ये कह दे कि कोई बात नहीं बेटा, चिट्ठियां तो फिर लिख ली जाएगी। मन कर रहा था कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दूं और घर जाकर ये कह दूं कि चिट्ठी मैं तो डाल आया, पर उस समय मैं झूठ बोलना भी नहीं जानता था। देखिए बेटा, सबसे अच्छा संदेश आता है इस पाठ का कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमें झूठ का साथ कभी नहीं देना चाहिए। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। जैसे रुई को पीट पीट कर अपन धुनते हैं, उसी तरह से लेखक कहता है अगर मैं सच बोल जाता तो मेरी पिटाई होती। मार के ख्याल से ही नहीं, मन भी कांप जाता था। मेरे को लग रहा था कि अगर मार पड़ेगी ना भैया से तो वो सोच कर ही मेरा मन जो है अंदर ही अंदर कांप जाता था। तो लेखक क्या कहता है देखिए कि सच बोलकर पिटने का भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचाने की जिम्मेवारी, दोनों के बोझ से मैं दबा बैठा था। तो क्या किया जाए, इसी सोच विचार में 15 मिनट निकल गए। देरी हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ रहा था। दिन का बुढ़ापा यानी दिन ढल रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, यानी ऐसा लग रहा था कहीं भाग जाऊं ताकि कोई मेरा पीछा तक नहीं कर सके, ना कोई मुझे देख सके। पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दो धारी तलवार मेरे कलेजे पर फिर रही थी। अब देखिए लेखक क्या करेगा, अपने भैया के सामने जाकर के झूठ बोल देगा या पूरा हिम्मत और साहस करते हुए, बिल्कुल सच का साथ निभाते हुए, बिल्कुल सांप से डरे बिना एक ऐसा दृढ़ निश्चय करेगा कि सांप भले ही कुएं के भीतर हो लेकिन मुझे इन चिट्ठियों को बाहर निकालना है और भैया के द्वारा दिए गए कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना है। अब कौन से उपाय को वो अपनाना चाहेगा ये हम पढ़ेंगे अपनी कल की क्लास में। आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि ये किस तरह का इंसिडेंट जो है, इस तरह का वाक्य
जो है ये इस तरह का मसला जो है लेखक के साथ घटित हुआ। अब लेखक यहाँ किसके साथ जाना चाहेगा, सच का साथ देगा या झूठ का साथ देगा? अगर सच का साथ देगा तो उसकी पिटाई होगी, और अगर झूठ का साथ देगा तो वो अपने नैतिक मूल्यों से नीचे गिर जाएगा, या वो अपने जो मानवीय गुण है उन मानवीय गुण को एकदम नष्ट कर देगा। देखते हैं उसके साथ क्या होता है, पढ़ेंगे हम अपनी कल की कक्षा में। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा, घर पे बैठ करके एक बार इसकी रीडिंग कीजिएगा। और अब 9th क्लास हमारा यहाँ पर कार्य शुरू हो चुका है, तो हमें मेहनत करने से नहीं घबराना है। आपके पिछले पाठों की जो पीडीएफ है जो हमने सेव कर रखी है, अब आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, तो प्लीज उस पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड करते हुए उस वर्क को कंप्लीट कीजिएगा, और तुरंत की तुरंत मुझे भी वापस सेंड कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा, ताकि आपके फोल्डर में आपके नाम से उस काम को सेव कर दिया जाए। आप लोगों का मीटिंग में शामिल होने के लिए तहे दिल से धन्यवाद बेटा। मिलते हैं कल की मीटिंग में। धन्यवाद, बाय।